अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? अच्छा जनाब, वैसे इस मौसम में कोई भी मज़े में नहीं है क्योंकि भाई गर्मी का राज बरकरार है और कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि हम तो लोगों को यही कहेंगे कि हीट वेव में आप गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें। और साथ साथ जिस तरह से ख़बरें आ रही हैं, तकरीबन कहा जा रहा है कि कितने सारे लोग जो हैं वो इस वजह से परेशान है। लोड शेडिंग है कि इलेक्ट्रिक ने लोगों का जीना जो है वो मुहाल किया हुआ है। तो ये सारी सूरत हाल है। कराची में ट्रैफिक हादसात सबसे ज़्यादा हो रहे हैं और बात सारी ये है कि इस गर्मी में लोगों को यही कहा जाता है कि आप गैर ज़रूरी सफ़र से जो है वो इज्तनाब करें, ठंडे पानी का इस्तेमाल करें और बिल्कुल बहुत ज़्यादा आप इस हवाले से होशियार रहें कि जब हीट वेव हो तो क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी है, आप उसको फॉलो करें। आपको बार बार बताया जाता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और अब कुछ स्किन केयर की बात कर लेते हैं। स्किन केयर में आज करना क्या है आपने? अच्छा जी, बहुत सारे लोग जो है ना इस बारे में बात करते हैं कि जी कोरियन ग्लास स्किन चाहिए और बहुत स्मूथ स्किन होनी चाहिए, स्किन जो है बड़ी खूबसूरत होनी चाहिए और बहुत वाइटनिंग स्किन होनी चाहिए। तो वो कैसे मुमकिन है भाई? तो वो कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई जादू की छड़ी घुमाएगा और आपकी स्किन जो है वो कोरियन ग्लास स्किन हो जाएगी। इट इज़ इम्पॉसिबल। हाँ, ये पॉसिबल है कि आपकी स्किन जो है वो कोरियन ग्लास स्किन की तरह हो जाए, आपकी स्किन भी ग्लो करे, लेकिन उसके लिए आपको जो है ये रेमेडी करना पड़ेगी और ये रेमेडी जो है वो आपको कम से कम 2 से 3 महीने करना पड़ेगी और उसके बाद जाकर आपको वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। अच्छा जी, करना ये है कि आपने लेना है चावल। आपने आधा कप चावल लेने हैं, उसको बॉईल करना है, फिर उसका पानी जो है वो आपने छान लेना है। फिर साफ़ बॉटल में आपने उसी चावल का जो पानी है वो लेके भर लेना है और ये तकरीबन 5-7 दिन आपका जो है वो चल जाएगा। फ्रिज में आपने रख देना है। फिर उसके बाद जो है फ्रिज में रखें या फिर आप बाहर रखेंगे, आपकी अपनी सौबदीद है। फिर उसके बाद कॉटन से लेके आपने जो है वो अपने फेस पर ये जो चावल का पानी है ये लगाना है टोनर के तौर पे। ये आपका तैयार हो जाएगा टोनर, स्किन टोनर। अच्छा, आपने करना ये है कि इसको आपने लगाना है ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने तक ये आपने रेमेडी करनी है। पहले हफ्ते में आप देखेंगे कि आपकी स्किन जो है वो स्मूथ होना शुरू होगी, आपके पोर्स जो है वो थोड़ा सा बंद होना शुरू होंगे। फिर आपको 1 महीने में जाके वाज़े फ़र्क नज़र आएगा कि ठीक है जी, स्किन से कुछ दाग धब्बे जो हैं वो जाना ख़त्म हो गए हैं। और फिर उसके बाद जो है आप 2 महीने में या 1 महीने 1.5 महीने तक आपको लगेगा नाउ इट्स फाइन कि मेरी स्किन जो है वो कोरियन ग्लास स्किन हो गई है। जो कोरियंस हैं या फिर जो दूसरे ममालिक के लोग हैं जो ये रेमेडी करते हैं वो इसको बचपन से यूज़ कर रहे होते हैं, इसलिए उनको जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से खूबसूरत स्किन मिल जाती है। लेकिन हमारे यहाँ पर 1 हफ़्ता रेमेडी की छोड़ दी, 2 हफ़्ते रेमेडी की छोड़ दी, नहीं, ये रेमेडी आपने 1-2 महीने तक लाजमी करनी है। हाँ, अगर इसमें आपको कोई रैश वगैरह होता है या कोई प्रॉब्लम होती है स्किन की तो डेफिनेटली आपने वो रेमेडी रोक देनी है और डॉक्टर को कंसल्ट करना है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और एक और ख़बर आपके साथ में शेयर करते हैं एंड इट्स अबाउट पाकिस्तान सिंगल विंडो। जी हाँ, पाकिस्तान सिंगल विंडो ने बिज़नेस कम्युनिटी के लिए आसानियाँ फराहम करने के लिए जो है वो कोशा है। अच्छा जी, पाकिस्तान सिंगल विंडो बिज़नेस कम्युनिटी के लिए आसानियाँ फराहम करने के लिए कोशा। PSW ने ट्रेड इन्फॉर्मेशन पोर्टल मुतारिफ करा दिया। पाकिस्तान का ट्रेड इन्फॉर्मेशन पोर्टल ट्रेड वॉच टैरिफ की तलाश को ज़्यादा आसान, तेज़ और शफाफ बनाता है और ये फीचर काबिल इतलाक ड्यूटी स्ट्रक्चर की वाज़ेह मालूमात देता है। ऐसा कहना है जी PSW का। ये इक़दाम पाकिस्तान के तिजारती मुआहिदों के तहत दस्तयाब तरजीही टैरिफ को नुमाया करता है। इससे ताजिर कवानीन की बेहतर पाबंदी कर सकते हैं। इस इक़दाम से सरहद पार तिजारत में बाखबर फैसले करने में मदद मिलती है, ऐसा कहना है जी PSW का। ये एक हो गई खबर। अब आपके साथ में शेयर करते कि कराची में हो क्या रहा है जी, मौसम की क्या सूरत हाल है। तो मौसम कराची में ज़ाहिर सी बात है गर्म है और जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, लोड शेडिंग है, तो उसमें जो मौसम है उसके पहले मैं आपको मौसम का हाल बताती हूँ, फिर बताती हूँ कि हीट वेव से बचने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं। तो कराची में 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और खुश रहने का जो है वो इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 से जो है 39 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। शहर कायद में रात कम से कम दर्जा हरारत 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में हवा इस वक्त साकुन है, जिसमें नमी का तनासुब 48% है। बिल्कुल सही है कि हवा जो है बिल्कुल साकिन है और ऐसा लगता है जैसे कि नई चल रही है हवा और कंजेशन सी है। अच्छा जी, अब इस सारी सूरत हाल में मुतवक्का हीट वेव के पेश नज़र जो है वो क्या इकदाम किए गए हैं। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की हिदायत पर मुख्तलिफ अजला में डिप्टी कमिश्नर्स ने
टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ताउन से मुतवक्का हीट वेव के पेश नज़र बस स्टॉप्स, मार्केट्स और पब्लिक मुकामात पर ठंडे पानी की सबीलें लगा दी हैं। अच्छा जी, कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें ये फैसला किया गया कि मुतवक्का हीट वेव के पेश नज़र तमाम अजला में हीट स्ट्रोक सेंटर्स कायम किए जाएंगे। तो ये वो खबरें हैं जो मैंने आपके साथ में शेयर की हैं। अब यहाँ वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मिलवाएंगे आज आपको ज़बरदस्त पर्सनैलिटीज़ से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे बच्चों की सेहत के हवाले से। अच्छा जी, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि कंजेनिटल होती हैं। पेरेंट्स को समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या हो गया है, क्या प्रॉब्लम है, क्या सिनेरियो है, और इस हवाले से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। और फिर उसके बाद नौबत यहाँ तक आती है कि फिर बच्चों को बाद में सर्जरी भी करवाने की ज़रूरत पड़ती है। अब इसमें जो है वो बहुत सारे ऐसे अमराज होते हैं जो कि कंजेनिटल होते हैं। कुछ ऐसा होता है कि वो बच्चे जो हैं वो पैदाइश से पहले ही उनके अंदर जो है वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जैसे स्पिना बाइफिडा है, या फिर आप देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी कमर के पीछे जो है वो छाला सा बन जाता है, बाल से होते हैं, और फिर उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कंजेनिटल डिजीज़ इसके अलावा और मज़ीद क्या हैं और ये क्यों होती हैं, इस पर बात करने के लिए जो है वो हमारे साथ डॉक्टर आयशा सईद साहिबा मौजूद हैं जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हैं। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं मैम, आप ठीक ठाक हैं? जी ठीक ठाक। थैंक यू सबा फॉर हैविंग मी अगेन। और दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट इशू, क्योंकि मैं ज़्यादातर बच्चों के पैदाइशी ऑर्थोपीडिक्स के हवाले से बहुत सारे नुक्स देखती हूँ एवरी डे। जी। एंड आई फील कि जो हमारी मदर्स हैं स्पेशली और अवाम इन जनरल आर वेरी अनअवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम। सो जितनी हम इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, सो प्रोबेबली लोग जो हैं देन दे विल डू अ थॉटफुल, मतलब कि बच्चों को जल्दी हमारे पास लेके आएंगे। दूसरी बात ये कि वो जब अपना नेक्स्ट बच्चा प्लान करेंगे तो वो ये सोचेंगे कि अगर उनका एक बच्चे में प्रॉब्लम है तो प्रोबेबली दे शुड बी केयरफुल अबाउट द फ्यूचर प्रेगनेंसीज। सही। अच्छा, ये बताइए कि व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज़, ये जो कंजेनिटल डिसऑर्डर्स होते हैं या डिजीज़ होती हैं, ये क्या होती हैं? क्लब फुट से जो है वो हम शुरू करते हैं। तो बताइए क्यों होता है और किस वजह से होता है? जी, सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जो मस्कुलोस्केलेटल यानी कि हड्डी जोड़ का जो पैदाइशी नुक्स है जो बच्चों में देखा जाता है वो है क्लब फुट, जिसको आम जुबान में हम ये समझ सकते हैं कि पाँव का टेढ़ापन होना, यानी कि पाँव अंदर की तरफ और नीचे की तरफ मुड़े होते हैं। सो ये तकरीबन 1000 में से एक बच्चे में ये प्रॉब्लम देखा जाता है, यानी कि इट्स सो कॉमन। दूसरी बात ये है कि अमूमन ज्यादातर बच्चों में 50% बायलैटरल होता है। सो और इसका इंसिडेंस मेल फीमेल में तकरीबन एक जैसा है। अब ज्यादातर जो क्लब फुट है वो इडियोपैथिक है। इडियोपैथिक का मतलब ये है कि उसकी कोई खास वजह मालूम नहीं है, ऑल्दो देयर आर अ लॉट ऑफ जेनेटिक आई मीन रिसर्च गोइंग ऑन इन टर्म्स ऑफ कि क्या जेनेटिक्स इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन लार्जली उसकी कोई कॉज पता नहीं है। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये जो नुक्स है ये ऑब्वियस नजर आते हैं, इसलिए पेरेंट्स जल्दी रिकग्नाइज कर लेते हैं, स्पेशली शहरों में। और अब लार्जली पाकिस्तान की बड़ी शहरों में इसका इलाज मौजूद है, क्योंकि बहुत सिंपल इलाज है दैट विदाउट एनी सर्जरी हम सीरियल कास्टिंग से, जो कि 5 से 7 प्लस्तर में बच्चों की पैदाइश से 7 दिन के अंदर अंदर शुरू करते हैं, और फिर इलाज तो एक्चुअली कंटिन्यू रहता है क्योंकि प्लस्तर के बाद पाँव तो सीधे हो जाते हैं, लेकिन उसका एक लंबा मेंटेनेंस फेज होता है जिसमें हम बच्चे को एक मखसूस जूता देते हैं, और इस जूते में बच्चा जो है वो उसको 4 या 5 इयर्स की उम्र तक उसका फॉलोअप जारी रहता है। सो इस प्रॉब्लम में एक्चुअली तरीका इलाज जो है वो बहुत सिंपल है, लेकिन बस उसमें एक कॉम्प्लिकेशन ये है कि एक तो बहुत लंबा उसका फॉलोअप है और मेंटेनेंस फेज बहुत लंबा है। सो अमूमन पेरेंट्स उधर थोड़ी सी गफलत बरत देते हैं, तो इसलिए फिर क्लब फुट रिलैप्स हो जाता है, यानी कि वापस से डिफॉर्मिटी आ जाती है। और जब डिफॉर्मिटी वापस आ जाती है तो फिर ऑपरेशन समटाइम्स करना पड़ जाता है। सो क्लब फुट के हवाले से मैं पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा यही एम्फोसाइज करूँगी कि शुरू में तो वो बहुत इंथ्यूजियास्टिकली प्लास्टर्स कराते हैं और हमारे पास आते हैं और ट्रीटमेंट कंप्लीट करते हैं, लेकिन जो मेंटेनेंस फेज में मखसूस जूता पहनना होता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि पाँव सही हो गया अब ये तो टेढ़ा नहीं होगा, लेकिन एक्चुअली बच्चे की क्योंकि कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रही होती है, सो इसलिए बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो वापस दोबारा अंदर आ जाए, और सो इसलिए उस वक्त कंप्लायंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
सही। अच्छा, ये तो हो गया क्लब फुट के बारे में जो आपने बताया। मज़ीद कौन से ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं और पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि वो ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो ना हो, और अगर हों तो फिर फौरी तौर पर इनकी क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं? जी मैम। जी, सो जैसे आप अभी क्लब फुट की बात करी थी तो वो तो ऑब्वियस नज़र आता है ना, हाँ, नज़र आ पाँव टेढ़ा जाता है। होता है, सो हाँ, पेरेंट्स भी देख सकते हैं, वो ऑब्वियसली डॉक्टर के पास आ जाएँगे। अगर किसी गाँव में भी है कोई बच्चा तो वो ऑब्वियसली उनको नज़र आएगा, सब उनको बताएँगे तो वो। लेकिन जो एक और बहुत बड़ा जो हड्डी जोड़ का नुक्स है हाँ। बच्चों में होता है, उसको हम कहते हैं डीडीएच, अंग्रेज़ी में है ये जी, डेवलपमेंटल जी, जी। डिस्प्लेसिया ऑफ डीडीएच। हिप, जी। यानी कि हिप जो है वो कंजेनिटली बाहर होता है, हिप जॉइंट। सो अमूमन ये फर्स्ट बॉर्न फीमेल्स में या वो बच्चे जो ब्रीच डिलीवरी होती है उनमें ज्यादातर देखा जाता है, या फिर अगर किसी में फैमिली हिस्ट्री हो तो सोते ये एक्चुअली इज अ वेरी वेरी साइलेंट प्रॉब्लम। साइलेंट प्रॉब्लम ये इस लिहाज से है कि मतलब कि होता तो डेफिनेटली बाय बर्थ है, लेकिन कोई खास अलामात नहीं होती जब बच्चा बहुत छोटा होता है। सो अगर ये एक साइड पे होगा तो डेफिनेटली में भी आपको टांग छोटी बड़ी महसूस होगी। कभी कभी जो थाई में इस फोल्ड है वो एक एक्सेसरी नजर आता है, या फिर जब मदर्स पैम्पर चेंज करती हैं तो जो हिप्स को आप बाहर लेके जाते हैं, टांग को बाहर लेके जाते हैं, तो वो अफेक्टेड साइड पे थोड़ी सी कम जाएगी। लेकिन एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर बच्चों का पता जब चलता है जब वो चलना शुरू हो जाते हैं वॉकिंग एज में, क्योंकि जब वो चलते हैं तो वो पेंगुइन की तरह चलते हैं, जिसको हम वैडलिंग गेट कहते हैं या फिर डेलनबर्ग गेट कहते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली अगर वो वॉकिंग एज में यानी कि 1.5 ईयर में डायग्नोज होगा डीडीएच, तो फिर सर्जरी इज द ओनली वे, which then becomes very expensive क्योंकि DDH की surgery is an extensive surgery and plus definitely उसका एक बहुत लंबा 1 साल तक फिजियोथेरेपी है, रिहैब भी होता है। सो सबसे आइडियल ये है इसमें पेरेंट्स के लिए कि जब उनके पीडियाट्रिशियन, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा हाई रिस्क है यानी कि इट्स अ फर्स्ट बॉर्न फीमेल हु इज अ ब्रीच, और यू हैव अ फैमिली हिस्ट्री यानी कि पहले किसी बच्चे में था या आपके किसी सिबलिंग्स में था या पेरेंट्स में था, तो फिर इन दैट पर्टिकुलर केस आप डायरेक्टली एक बच्चों के ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास आए। जब आप उनके पास आएंगे तो वो 6 वीक्स की उम्र में बच्चे का एक मखसूस किस्म का अल्ट्रासाउंड है वो कराएंगे, और उसके अलावा वो एग्जामिनेशन करेंगे। वो खास मखसूस टेस्ट होता है जो हम परफॉर्म करते हैं बच्चे पे, और उससे इसकी तशखीस आसान हो जाती है। दूसरी बात ये कि जो पीडियाट्रिशियन है यानी कि जो बच्चे को जब बच्चा पैदा होता है तो अमूमन एक बच्चों का डॉक्टर पीडियाट्रिशियन उनको एग्जामिन करते हैं, तो उनको भी चाहिए, ये पीडियाट्रिशियंस के लिए भी एक्चुअली इट्स अ मैसेज कि वो जरूर मखसूस टेस्ट करके बच्चे की हिप हेल्थ को एक दफा एग्जामिन कर लें, क्योंकि अगर हम इसको अर्ली डिटेक्ट करेंगे उसका फायदा ये होगा कि बच्चा बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी से बच सकता है। 6 माह की उम्र तक हम बच्चे को एक खास बेल्ट में रखते हैं, और इस बेल्ट के अंदर जो है वो अगर बच्चा कंटिन्यूसली रहता है 12 हफ्ते तक अमूमन, तो उसका हिप विदाउट एनी सर्जरी मुकम्मल ठीक हो जाता है। सो मैं पेरेंट्स को एज वेल एज पीडियाट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर हाई रिस्क बच्चा है या फिर एक्चुअली तो हर बच्चे का वो मखसूस टेस्ट है, इसका नाम होता है ऑटोलानी बार्लो टेस्ट। आई एम श्योर जो डॉक्टर्स हैं वो तो अवेयर हैं इस टेस्ट के बारे में, वो करके देखना से परफॉर्म करके देखना चाहिए। क्योंकि अब आप ये इस चीज का अंदाजा लगाएं कि मैं इंडस हॉस्पिटल में काम करती हूँ तो वहाँ पे डेफिनेटली हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी केयर देते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो हिप सर्जरी है बच्चों की उसकी वेटिंग का 1 साल का टाइम है, which means कि there are so many poor children who are in waiting to get this surgery just because हम उसको properly diagnose नहीं कर सके। सो पूरी दुनिया में इस चीज के बारे में बहुत एक्टिव अप्रोच है। कई ममालिक में जैसे जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं वो तो हर बच्चे का अल्ट्रासाउंड करते हैं। सही। डेफिनेटली हमारे पास इतने रिसोर्सेज तो नहीं है कि हम हर बच्चे का अल्ट्रासाउंड करें, लेकिन इन जनरल हम डेफिनेटली ये है कि जो हाई रिस्क बच्चे हैं उनको रेफर कर सकते हैं ऐसे मखसूस सेंटर्स में जहाँ ये चीज की पूरी फैसिलिटी मौजूद है।
सही। अच्छा मैम, बहुत डिटेल आपने जो है वो बताया, और कि किस तरीके से जो है क्या प्रॉब्लम होती है और क्या कुछ आप लोग कर सकते हैं, हाई रिस्क जो केसेस होते हैं उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। जी। पेरेंट्स के लिए आप क्या एडवाइस करेंगी, आप उनको क्या बताएंगी कि किस तरीके से उनको जो है वो थ्रू आउट अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखना चाहिए, बिफोर प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी? जी, थैंक यू सबा। सो दिस इज अ एक्चुअली वेरी गुड क्वेश्चन। जी। कि एक्चुअली बच्चे की केयर शुरू होती है फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी। राइट। क्योंकि अगर मदर की हेल्थ ठीक नहीं है, मदर अंडर एज है, मदर अनीमिक है, मदर को प्रॉपर रेस्ट और नरिशमेंट नहीं मिल रही, तो बच्चे में कोई कंजेनिटल डिफेक्ट आने का चांस बहुत ज्यादा है। और यही चीज हम देखते हैं। फिर हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा कजन मैरिजेस और इंटर मैरिजेस का बहुत ज्यादा रुझान है, और वो सालों साल और जनरेशन्स में चलता आ रहा है। उससे होता ही है कि बहुत सारी जीन्स क्लस्टर हो जाती है। तो इस वजह से जिस तरह बहुत ये क्लब फुट और डीडीएच तो है ही, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी पैदाइशी बच्चों के नुक्स हैं जो हमारे बच्चों में ज्यादा देखे जाते हैं बाहर की मुनासबत से। सो अगर हम अब डेफिनेटली गरीब मुल्क है तो जेनेटिक टेस्टिंग तो बहुत महंगी चीज है। सो शादी से पहले जेनेटिक टेस्टिंग तो लाखों के टेस्ट होते हैं, और वो ज्यादातर पाकिस्तान में होते भी नहीं है, होते बाहर भी नहीं, सैंपल्स बिल्कुल ठीक भेजने है। पड़ते हैं। जी जी। तो वो पॉसिबल नहीं है, तो फिर ये क्योंकि ज्यादातर अरेंज मैरिजेस इस तरह से की जाती हैं, तो थोड़ा सा जो और फिर लोग ये, जब अमूमन मेरे पास पेरेंट्स आते हैं तो वो ये कहते हैं कि जी हमारे तो पूरे खानदान में ये मसला नहीं था। तो ये तो एक चांस की बात है ना। जैसे आप लूडो खेलते हैं तो डाइस फेंकते हैं, उसमें चांस की बात है कि आपका छक्का आएगा, चौका आएगा। सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ चांस कि वो जो रॉन्ग जेनेटिक मटेरियल है अगर दोनों पेरेंट्स में मौजूद था तो बच्चे में वो बीमारी जाहिर हो जाएगी जो उनमें छुपी हुई थी, जो उनमें जाहिर नहीं हुई। सो इस हवाले से हमें अपनी कम्युनिटी में अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए कि बहुत ज्यादा इंटर मैरिजेस और कजन मैरिजेस को डिस्करेज करें, और प्रेगनेंसी, और अगर खुदा न खास्ता एक नॉर्मल बच्चा पैदा हो जाए तो फिर आपको जेनेटिक काउंसलिंग जरूर लेनी चाहिए बिफोर गोइंग फॉर द नेक्स्ट वन। क्योंकि होता ये है कि लोग कहते हैं कि जी अल्लाह की मर्जी है, बिल्कुल। और हम मतलब कि वो उम्मीद पॉजिटिविटी के साथ जाते हैं कि नेक्स्ट में नहीं होगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी बात कि जो टाइम ऑफ बर्थ के ऊपर जब बच्चे की पैदाइश होनी होती है तो घरों पे बच्चों की पैदाइश को अवॉइड करें, क्योंकि एक बच्चों के अंदर बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि ठीक है मदर तो ज्यादातर अफेक्ट हो सकती है। घर में पैदाइश इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर द मदर्स एज वेल, दे कैन लूज देयर लाइफ। जी। लेकिन बच्चे अगर उस वक्त फॉर एग्जांपल अगर बच्चे को ऑक्सीजन की कमी हो पैदाइश के वक्त और उसको इमीडिएट अटेंशन ना दी जाए, उसके लिए आईसीयू मौजूद ना हो, ऑक्सीजन मौजूद ना हो, तो वो फिर परमानेंट ब्रेन डिफेक्ट्स आ जाते हैं उनके अंदर। आपने सुना होगा कि बहुत सारे सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे होते हैं। सो ये बच्चे जो हैं परमानेंट ब्रेन इंजरी इनको हो जाती है, जिसकी वजह से उनका चलना फिरना, उनका खाना पीना, बोलना सब मुतासर हो जाता है। तो आप देखें कि हम एक जो छोटी सी तवज्जो नहीं देते कि पैदाइश के वक्त बच्चे की प्रॉपर हॉस्पिटल में लेके जाएं, ऐसी जगह लेके जाएं जहाँ जो बच्चा पैदा होगा उसकी केयर भी मौजूद हो। तो दीज थिंग्स कैन हैव अ वेरी लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट। उस पर्टिकुलर बच्चे की पूरी जिंदगी एक तरह से मुतासर हो जाएगी। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और सेकेंडली डेफिनेटली जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके ख्याल रखना जरूरी है कि अगर उसको बुखार, झटके या कोई इन्फेक्शन हो तो प्रॉपर डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, जराहों के पास, या जो आपकी गली में कोई इस तरह क्वैक्स बैठे हुए उनके पास मत लेके जाए, क्योंकि उस वक्त जो उनको छोटा सा प्रॉब्लम आएगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा जब वो बड़े होंगे। सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा, आपने अपना कीमती वक्त हमारे शो के लिए निकाला, और ये बहुत मुफीद मालूमात हैं जो कि पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि किस तरीके से टेक केयर करनी है बच्चों की, किस तरीके से जो है जब प्रेगनेंसी का टाइम होता है तो ख़वातीन की केयर करनी है, ख़वातीन को क्या कुछ खाना चाहिए, किस तरह से केयर करनी चाहिए, कौन से टेस्ट कराने चाहिए, और कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिससे आपको ये पता चल सकता है कि क्या डिज़ीज़ जो है वो बच्चे में मुमकिन तौर पर हो सकती है। तो ये जो कंजेनिटल डिजीज़ होती है डेफिनेटली इसमें अगर ये क्लब फुट है तो वो तो सामने आ ही जाता है, पता लग जाता है, मगर बहुत सारी ऐसी डिजीज़ होती है जिनके साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो बाद में पता चलते हैं। तो बी केयरफुल फॉर दैट। आप लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, और जो ख़वातीन जिनकी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है उनको अपनी प्रेगनेंसी के स्टार्ट से ही जो है वो डॉक्टर को दिखाना चाहिए, डॉक्टर से पूछना चाहिए कि उनको डाइट में क्या लेना चाहिए, उनकी क्या टेस्ट होने चाहिए, स्पेशली
जो फॉलिक एसिड होती है उसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, वरना बच्चों में जो है वो डिज़ीज़ बिल्ट होती है जो कि कमर के पीछे डिज़ीज़ होती है, जिससे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी पैदा होती है। चलिए जी, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं और कंटिन्यू करते हैं शो को, एक और गेस्ट से आपको मिलवाते हैं। वेलकम बैक। तो भाई बात कर लेते हैं कि आपके सितारे क्या कहते हैं, और लोग जब अपने स्टार्स के बारे में कंसर्न लेते हैं और पता करते हैं कि क्या कुछ चल रहा है किस स्टार में, तो डेफिनेटली ये जो है ना उनके लिए बड़ी एक वो अलर्ट होता है, यानी कि ये पहले से वो साइन होता है कि आपको पहले से पता चल जाता है कि अगर आप कुछ गलतियाँ करने जा रहे हैं तो उनको सुधार लें, कुछ अपनी हैबिट्स अगर आपकी ख़राब हो रही हैं तो आप उनको ठीक कर लें, अगर हेल्थ के साथ आप कुछ ऐसा कर रहे हैं कि डाइट अच्छी नहीं ले रहे हैं, अच्छे से नहीं सो रहे हैं, नहीं खा पी रहे हैं, तो आप पहले से जो है वो थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं। तो स्टार्स क्या कहते हैं और वर्गो, जेमिनाई, लिब्रा, स्कॉर्पियो, इन सब की ज़िंदगियों में क्या चल रहा है ये जानने के लिए हमारे साथ जो है इस वक्त उनसा मौजूद हैं। उनको शो में वेलकम करते हैं। हेलो उनसा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप बताइए क्या कुछ हो रहा है भाई ये आजकल स्टार्स की ज़िंदगियों में? स्टार्स देखें, आपने इंट्रो में ही सबसे पहले वर्गो का नाम लिया है। अच्छा, मुझे लगता है उनसे वर्गो आपका भी फेवरेट है शायद। वर्गो फेवरेट है, मेरे बेटे का स्टार है वर्गो, तो फेवरेट ही होगा मेरा। अच्छा, आपकी दोस्त का स्टार भी वर्गो है? हाँ, आपका भी है ऑब्वियसली, लेकिन अपना स्टार ज्यादा फेवरेट होता है, बिल्कुल सही, स्कॉर्पियो है। सही। चलिए जी, बताइए, स्टार्ट कीजिए कि क्या कुछ हो रहा है स्टार्स की जिंदगियों में, और कौन सा स्टार साइन जो है वो कहाँ जा रहा है, से शुरू करें? कौन तरक्की कर रहा है, किसको क्या कुछ करना चाहिए? जी जी जी, ठीक है, एरीज से शुरू करते हैं। और एरीज के लिए जो कार्ड है वो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। हाँ। तो एरीज वालों का आने वाला जो टाइम है अप्स एंड डाउन्स का शिकार रहेगा, वो हर लिहाज से, चाहे उनका करियर हो, रिलेशनशिप हो, उनके फाइनेंसेस हो, लेकिन ये है कि किस्मत उनका साथ देगी। ये कार्ड गुड लक का कार्ड होता है, खुशकिस्मती का कार्ड होता है। तो कोई भी काम करेंगे उनको उनकी लक जो है उनके लिए अच्छी साबित होगी। हाँ। खुशकिस्मती होगी, कोई लॉटरी लग सकती है, कोई कारोबार करें तो उनमें उनको फायदा हो सकता है, जॉब में तरक्की हो सकती है, रिलेशनशिप में भी जो है कामयाबी हो सकती है, शादी के लिए बहुत अच्छा टाइम है एरीज वालों के लिए। हाँ। तो अपनी किस्मत को जरूर आजमाइए। देखिए, हर काम में रिस्क होता है, तो हाँ। रिस्क जरूर लीजिए आप, और बाकी चीजें डेस्टिनी पे छोड़ दीजिए और इंशाल्लाह बेहतर होगा आपके लिए। अच्छा, टॉरस की बात करते हैं। टॉरस वालों के लिए फूल का कार्ड है जो न्यू बिगनिंग्स को शो करता है। किसी नए काम की इब्तिदा, नए काम की शुरुआत आप कर सकते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कोई नई जॉब आप ज्वाइन कर सकते हैं आने वाले टाइम में, किसी नए रिलेशनशिप में जा सकते हैं, नए दोस्त बना सकते हैं, किसी नए सफर पे जा सकते हैं, क्योंकि ये न्यू जर्नी का कार्ड भी होता है। कोई ऐसी जगह जो आपने पहले एक्सप्लोर नहीं की है, विजिट नहीं की है, तो वहां पे आप जो है एक नया सफर पे आप जा सकते हैं। शादीशुदा जिंदगी की इब्तिदा कर सकते हैं। तो ये कार्ड बेसिकली इब्तिदा का कार्ड है, और ये भी कार्ड है कि आगे आप जरूर बिगनिंग करें। बहुत सारे प्लान्स आप बनाते रहते हैं। हाँ। कि ये कर लें, वो कर लें, लेकिन कर नहीं पाते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं। तो एक्शन लेने का टाइम है, शुरुआत करने का टाइम है, तो जरूर न्यू बिगनिंग जरूर कीजिए। घर में तब्दीलियां कर सकते हैं, जैसे घर को रेनोवेट कर सकते हैं, नई गाड़ी खरीद सकते हैं। तो कोई ना कोई चेंज अपनी जिंदगी में जरूर लेकर आइए। अपने रूटीन को चेंज कर सकते हैं, जो आप डेली एक रूटीन में चलते हैं उसमें तब्दीली ला सकते हैं। सही। फिर बात करते हैं जेमिनाई की। तो जेमिनाई के लिए जो कार्ड है स्टार का कार्ड है, और स्टार का कार्ड कहता है कि होप्स एंड फेथ का कार्ड है, कि अल्लाह पे आपका भरोसा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपका फेथ बिलीव स्ट्रांग होना चाहिए, और उम्मीद, होप आपको पॉजिटिव होनी चाहिए। और कोई भी काम करने से पहले ये अल्लाह पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव करें। फिर आपकी जिंदगी में ऐसे मौजज़े होंगे, ऐसे मिरेकल्स होंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। ये कार्ड हैप्पीनेस का कार्ड भी है। तो जेमिनाई वालों की जिंदगी में तो खुशगवार तब्दीलियां आ सकती हैं। शादी के हवाले से बेहतरी नजर आ रही है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनकी जिंदगी में हैप्पीनेस आ सकती है। कोई नया पार्टनर उनकी लाइफ में आ सकता है। कारोबार के हवाले से भी गुड न्यूज मिल सकती है आपको, कोई खुशखबरी मिल सकती है। फिर ऐसी जगह से आपको फाइनेंस मिलेंगे या फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी जो आपने शायद सोची भी ना हो। अनएक्सपेक्टेडली
कोई आपका काम ऐसा फंसा हुआ काम वो हो जाएगा। सही। फिर अच्छा बात करते हैं कैंसर की। कैंसर वालों के लिए हाँ कैंसेरियंस के लिए जो कार्ड है वो द स्ट्रेंथ का कार्ड है। ये कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड होता है, मेजर कार्ड होता है। हाँ। और ये कार्ड विल पावर का कार्ड होता है कि आप अल्लाह ताला ने आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है। हाँ। तो आपकी अगर जिंदगी में परेशानी अगर आती है, कोई काम नहीं हो रहा है, काम फंस रहा है, हाँ। जॉब नहीं मिल रही है, कारोबार में नुकसान हो रहा है, हाँ। या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं, हाँ। तो स्ट्रेंथ का कार्ड कहता है कि आप गिव अप नहीं करें। ठीक है, आप अपना जो भी एफर्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो करते रहें। और जो है प्रॉब्लम को अपने ऊपर हावी होने नहीं दें, बल्कि आप हावी हो जाएं। तो आप को कामयाबी मिलेगी। आपकी विल पावर से, आपकी स्ट्रेंथ से आपको कामयाबी मिल सकती है। कारोबार में कामयाबी, छोटी मोटी रुकावटें, अगर लॉस या इस तरह का कोई मसला है तो आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, वो चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। सही। अब लियो की बात करते हैं। लियो वालों के लिए जो कार्ड है अच्छा, वो उनसे है, इसमें ना फिर बाद में ये एनालिसिस भी करेंगे कि कौन सा स्टार जो है वो ज्यादा इस हफ्ते जो है वो राइज कर रहा है, कौन सा स्टार जो है वो किसमें लोगों को क्या करना चाहिए। पहले आप जरा डिटेल में बता दीजिए। ठीक है। अब लियो वालों के लिए आने वाला टाइम, जैसे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है, खुशियां मनाने का कार्ड है, पार्टी का कार्ड है। हाँ। दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, किसी तकरीब में जा रहे हैं, आपकी शादी हो सकती है, मंगनी हो सकती है, और आपके किसी दोस्त की शादी हो सकती है। फिर ये कार्ड ट्रैवल का कार्ड भी है, तो ट्रैवल भी आपका हो सकता है। जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं वो भी उनके लिए टाइम अच्छा चल रहा है। फिर जो स्टूडेंट्स हैं, एग्जाम्स, वैसे भी एग्जाम्स के दिन चल रहे हैं, तो उनको कामयाबी हो सकती है जो लियो स्टूडेंट्स हैं। हाँ। तो पार्टी का, फन का, सोशलाइजिंग बहुत नजर आ रही है। हाँ। सोशल नेटवर्किंग से आपके कारोबार में बहुत अच्छा फर्क पड़ सकता है। तो पॉजिटिव जो है सोशल नेटवर्किंग करें तो इससे आपको बहुत फायदा हो सकता है। अब वर्गों की बात करते हैं। वर्गों के लिए जो कार्ड है वो ये है कि थोड़ा सा गुस्से पे आपने कंट्रोल करना है। ठीक है, और एटीट्यूड नहीं दिखाना है, लेकिन हाँ बी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल आपकी अप्रोच होनी चाहिए, चाहे आपकी इमोशनल लाइफ है, आपकी घरेलू लाइफ है, चाहे फैमिली लाइफ है, चाहे आपका प्रोफेशन है, आपका कारोबार है। हाँ। कोई भी हो सकता है इस आने वाले टाइम में कोई बहुत बड़ा फैसला लें, वर्गों वाले बहुत अहम कोई फैसला ले सकते हैं, लेकिन बी प्रैक्टिकल और बहुत कैलकुलेटिव नजर आ रहे हैं। बहुत प्लान करके अपनी आगे वाली लाइफ को लेके चलेंगे, जैसे अपने फाइनेंस को प्लान कर रहे हैं। अच्छा। या कोई ट्रैवल करना है तो उसको प्लान करके करेंगे, एकदम से कुछ करते हुए नजर नहीं आ रहे। सही। बस अपने ईगो और एंगर को, गुस्से को आपने कंट्रोल करना है, बाकी आपकी लाइफ में आसानियां होंगी, और जो काम आपका नहीं हो पा रहा है वो भी होगा। और काफी टाइम से किसी चीज का आप इंतजार कर रहे हैं, शादी का इंतजार कर रहे हैं या नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, तो वो भी काम हो जाएगा आपका। अच्छा, नेक्स्ट फिर लिब्रा की बात करते हैं। लिब्रा वालों के लिए जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स का, और थोड़े इमोशनल नजर आ रहे हैं। तो ये कार्ड दूसरों से मोहब्बत, प्यार, केयर का कार्ड भी है कि दूसरों से मोहब्बत करें, फैमिली से मोहब्बत करें, केयर करें उनकी। हाँ। लेकिन खुद से भी मोहब्बत करें, कि अपना भी ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने जो भी आपकी एक्टिविटीज हैं उनका ख्याल रख रहे हैं लिब्रा वालों को। अच्छा। और ये टाइम जो है थोड़ा रोमांटिक, शादी के हवाले से, औलाद की कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है लिब्रा वालों को। और फैमिली टाइम ज्यादा नजर आ रहा है कि दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ आपकी ज्यादा बॉन्डिंग बन सकती है। बिजनेस और करियर को लेकर थोड़ा सा लिब्रा कंफ्यूज हो सकता है, कुछ कंफ्यूजन आ सकती है। सही। चले, बिल्कुल लिब्रा पे जो है वो फिलहाल हम जो है यहाँ पर स्टॉप करते हैं, क्योंकि हमें जाना है ब्रेक पे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, फिर हमारे जो स्टार साइंस हैं उसमें क्या कुछ चल रहा है ये हम कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। तो उनसे हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम पूछ रहे हैं कि किस स्टार की ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है और उनको क्या कुछ कर लेना चाहिए। जी उनसा, लिब्रा पे हम बात कर रहे थे, उसके आगे वाले स्टार्स के बारे में बताइए ताकि फिर हम इसको कंक्लूजन करके आइडिया लगा सकें कि क्या कुछ करना चाहिए और कौन सा स्टार जो है इस हफ्ते राइज कर रहा है या किसको क्या करना चाहिए। जी उनसा, स्कॉर्पियो की बात करते हैं। स्कॉर्पियो के लिए कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड का। तो आने वाला टाइम बहुत अच्छा नजर आ रहा है, हाँ। लेकिन कुछ चीजें आपकी कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती हैं, तो सोच समझ के डिसीजन लें। और अगेन लिब्रा की तरह मैं स्कॉर्पियो को भी यही कहूंगी कि बी प्रैक्टिकल, अपनी अप्रोच को प्रैक्टिकल करें, अपनी लाइफ को प्रैक्टिकल करें। प्लान करके कोई भी काम आप करना है प्लान करके करें, विदाउट प्लान आप बिल्कुल भी नहीं करना है। बी कैलकुलेटिव के कहाँ पे आपको फायदा मिल रहा है, कहाँ पे आपको फायदा नहीं मिल रहा। और आने वाले टाइम में कोई बहुत बड़ा कोई डिसीजन अपनी शादी को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, या बिजनेस या प्रोफेशन को लेकर या जॉब को लेकर आप कोई डिसीजन ले सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी के हवाले से काम कर सकते हैं। जो रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी का काम करते हैं उनके लिए, जो स्टॉक एक्सचेंज करते हैं उनके लिए कोई काम हो सकता है, या जो ऑनलाइन ट्रेडिंग से उनको फायदा मिल सकता है। तो जॉब वाइज और कारोबार वाइज उनके लिए अच्छा टाइम मुझे स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है, स्टेबिलिटी नजर आ रही है। तो अपने फोकस करें, अपने काम पे, अपने गोल्स पे फोकस करें। फिर सेजिटेरियस की बात करते हैं। सेजिटेरियस वालों के लिए गुड न्यूज आ सकती है, कोई पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। औलाद से रिलेटेड कोई खुशखबरी उनको मिल सकती है, या फिर पैसों से रिलेटेड कोई उनको खुशखबरी मिल सकती है। प्रमोशन हो सकता है उनका, या कहीं पे आपने इन्वेस्टमेंट की है, कोई सोर्स ऑफ इनकम है, सैलरी बढ़ सकती है सेजिटेरियस वालों की। तो अच्छा टाइम नजर आ रहा है और उनको मैनिफेस्ट करना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए अपनी जिंदगी को लेकर। अगर कोई काम आपकी परेशानी है आपकी जिंदगी में, सेहत या पैसों को लेकर या बिजनेस को लेकर, तो फिर भी आपने बी पॉजिटिव आप रहेंगे जितना ज्यादा, उतना ही आपकी लाइफ में जो है पॉजिटिविटी आएगी। फिर कैप्रिकॉन की बात करते हैं। कैप्रिकॉन वालों के लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो काम थोड़े से डिले हो सकते हैं, थोड़ी रुकावटें आपके कामों में आ सकती हैं, जिससे शादी में डिले हो गया, बिजनेस में थोड़ी रुकावटें आ गई, फाइनेंशियल मसले हो सकते हैं। लेकिन ये वक्ती परेशानी है और कोई लाइफ टाइम परेशानी नहीं है। और ये किस्मत की तरफ से, बाज़ औक़ात इंसान परेशान हो जाता है और फिर सोचता है कि कोई जादू तो नहीं हो गया, टोना तो नहीं हो गया, किसी ने तावीज तो नहीं कर दिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। किस्मत की तरफ से कभी कभार जो है रुकावटें आती हैं, और ये वही रुकावटें हैं और ये वक्ती रुकावटें हैं। आगे जाके आप अपनी मंजिल को पहुंच जाएंगे, आपको कामयाबी भी मिलेगी, शादी भी होगी, कारोबार भी सही चलेगा। एक्वेरियस की बात करते हैं। एक्वेरियस वाले थोड़े डबल माइंडेड मुझे नजर आ रहे हैं और अपने जॉब को लेकर डबल माइंडेड हैं कि आया उनको जॉब स्विच करनी चाहिए या इसी को कंटिन्यू करना चाहिए। बिजनेस को लेकर थोड़े डबल माइंडेड हो सकते हैं, या रिलेशनशिप को लेकर डबल माइंडेड हो सकते हैं कि आया उनको इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। तो मुख्तलिफ उनकी इंडिसाइसिव सिचुएशन नजर आ रही है। इन्वेस्टमेंट को लेकर कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, उस चीज को लेकर भी इंडिसाइसिव हो सकते हैं। लास्ट जो स्टार है वो है पाइसेस। और पाइसेस के लिए थोड़ा सा ये टाइम स्ट्रगलिंग वाला टाइम है कि जो भी आप काम करना चाहते हैं, स्पेशली जॉब और बिजनेस को लेकर थोड़ी स्ट्रगल नजर आ रही है। लोगों से थोड़ा सा केयरफुल हो सकता है कि दोस्त आपके हैं लेकिन वो पीछे से कोई दुश्मनी कर सकते हैं, आप पे हमला कर सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जब किसी से दोस्ती रखें या ताल्लुकात रखें तो ट्रस्ट आपने जल्दी नहीं करना है, और जरूर चेक उन पे रखें कि आया वो वाकई आपके जो है सही दोस्त हैं या नहीं है। और बाकी ये है कि थोड़ा सा रिलेशनशिप में भी थोड़ी स्ट्रगल है, कारोबार में भी थोड़ी स्ट्रगल मुझे पाइसेस वालों के लिए नजर आ रही है। लेकिन आप अपना गोल अचीव कर लेंगे, ये नहीं है कि आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। चैलेंजेस एंड आफ्टर स्ट्रगल जो है, आपका जो भी मकसद है वो आप उसको हासिल कर लेंगे इंशाल्लाह। सही। अच्छा उनसा, ये तो सारे स्टार साइंस हो गए। अब बताइए कि क्या आपकी असेसमेंट है, क्या कैलकुलेशन है, कौन सा स्टार साइन जो है वो इस हफ्ते बहुत राइज कर रहा है, किसको किन मुश्किलात का सामना है, किसको क्या करना चाहिए, इन जनरल आप ज़रा बताइए।
ठीक है, अब देखें आपका जो सवाल है कि कौन सा स्टार हाँ। राइज करेगा, तो उसमें वाटर साइन मुझे नजर आ रहा है, जैसे स्कॉर्पियो, पाइसेस हो गया, कैंसर हो गया, एरीज हो गया, ओके। ये साइंस मुझे नजर आ रहे हैं। टॉरस हो गया, इसके लिए आपने देखा बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। हाँ, चाहे वो ट्रैवल करना चाहते हैं, कहीं मूव करना चाहते हैं, बिजनेस में कोई न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो सही। इनके लिए ये जो 4 स्टार साइंस है, हाँ। एरीज, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, इनके लिए अच्छा टाइम नजर आ रहा है। सही। अच्छा, इनके लिए अच्छा टाइम नजर आ रहा है। जो बाकी स्टार्स हैं उनका क्या सिचुएशन है, वो बताइए। उनके लिए भी थोड़ा सा टाइम अच्छा है, लेकिन हाँ। शायद थोड़ा सा वक्त लगेगा। इस वक्त उनका स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा है, तो उनके लिए एडवाइस ये है कि थोड़ा पेशेंस रखें। ठीक है, अगर आपके काम में रुकावट आ रही है या डिले हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, तो बी पेशेंस और अपनी कम्युनिकेशन और अपनी स्किल्स को बेहतर बनाएं। कोई नई स्किल सीखें, नया काम सीखें, नॉलेज गेन करें आपके लिए, और अपनी कम्युनिकेशन पावर को स्ट्रॉन्ग करें, लोगों के साथ सोशलाइजिंग करें, अपने कॉन्टैक्ट्स बनाएं और सोशल नेटवर्किंग करें। आपका अगर बिजनेस है उसको अपग्रेड करें, और इस वक्त सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है, उसमें अपने मार्केटिंग अपने काम की जरूर करें। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि सेजिटेरियस जो है उसका कैसा रहेगा ये हफ्ता? ज़रा ये भाई फरमाइशी पूछा गया है, हमारे पीसीआर से पूछवाया है लोगों ने कि उनसे पूछिए ज़रा सा। अच्छा, देखिए सेजिटेरियस की तो बात हो गई थी, लेकिन हाँ। अगेन यहाँ पे एक दफा फिर से जरा का बताइए। कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है सेजिटेरियस के लिए। तो रोमांटिक टाइम, मोहब्बत, प्यार, दोस्ती के हवाले से बहुत अच्छा रहेगा। हाँ। सफर के हवाले से या किसी के साथ शेयरिंग पे अगर काम करना चाहते हैं, पार्टनरशिप उनके लिए बहुत अच्छी रहेगी। हाँ। और मिलके किसी के साथ कोई ज्वाइंट वेंचर अगर आप करते हैं, और अगर किसी परेशानी में फंसे हुए हैं, तो किसी की मदद आपको आएगी। अल्लाह ताला की मदद के साथ साथ किसी दोस्त की, किसी फैमिली मेंबर की मदद से आपका काम जो है उस परेशानी से आप निकल सकते हैं। सही। मतलब ये सेजिटेरियस को जो है ये सिचुएशन है, तो अब जाहिर सी बात है उनसा ने आपको बताया, तो फिर आप इसको ओवरकम करने की कोशिश कीजिए। करीब तरीन जो होता है वो ज़रूर उनसा बताती हैं, क्योंकि देखें एक्यूरेट तो कोई चीज़ नहीं होती उनसा, और एक्यूरेसी जो है वो किसी के भी हाथ में नहीं है सिवाय अल्लाह के। तो बात यही है कि ये सारी चीज़ें हेल्पफुल होती हैं और लोगों को पता चलता है कि अगर वो कुछ मिस्टेक्स करने जा रहे हैं, अगर वो अपनी, स्पेशली मैं कहती हूँ हेल्थ से रिलेटेड, अगर वो अपनी डाइट जो है वो नहीं अच्छी रखते हैं, रूटीन अच्छा नहीं रखते हैं, तो डेफिनेटली फिर उनको प्रॉब्लम होगी। बहुत शुक्रिया उनसे, आपने अपना कीमती वक्त हमारे शो के लिए निकाला। चले जी, शो में यह वक्त हुआ हेडलाइंस ब्रेक का। हेडलाइंस ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मिलवाएंगे आपको फिर इंटरनेशनल स्टार्स से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी से जिनका हमें बेसब्री से इंतज़ार था, जिनके बारे में हमने आपको बताया भी था कि भाई ये ऑल दी वे नॉर्वे से आ रहे हैं यहाँ पर, और आई थिंक ये उनका 3rd टाइम है। मैं अभी उनसे पूछती भी हूँ कि वो 3rd टाइम पाकिस्तान आई हैं, उनको कैसा लग रहा है कराची आकर। और इससे पहले जब वो आई थी तो वर्ल्ड थिएटर फेस्टिवल था, उसमें आई थी, लोगों ने उनके काम को बहुत अप्रिशिएट किया था। तो मेरे साथ इस वक्त नॉर्वे से जो एक्ट्रेस हैं जो पाकिस्तान आई हैं और यहाँ कराची में है मौजूद, और आर्ट्स काउंसिल के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त सा जो है वो प्ले भी कर रही हैं। तो अब उनसे बात करते हैं और उनसे मिलवाते हैं आपको। मेरे साथ हैं कैरन होगे। हेलो, हाउ आर यू? वेलकम टू द शो। थैंक यू सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, गुड टू सी यू हियर वंस अगेन। ओके, चलिए जी, कैरन जो है इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नॉर्वे की एक्ट्रेस हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम करती हैं, बड़ा क्रिएटिव काम करती हैं। लास्ट टाइम जब भी मेरे शो पे आई थी तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रही थी और बता रही थी कि कराची का कल्चर, कराची के लोग इनको बहुत अच्छे लगे। सो कैरन से पूछते हैं कि मज़ीद ये यहाँ पर क्या कुछ कर रहे हैं। कैरन, हाउ लॉन्ग यू आर स्टेइंग हियर? I'm here for 1 week this time. Oh, Yes. 1 week this Yeah. time. Okay, so what are you teaching right? Right now, I'm teaching comedy Okay. and connection with the audience with students from Arkansas. Okay, okay. So you're doing Dream Girl. So what is all about? Tell us something about your project. Yes, so I'm playing my solo show, Dream Girl, on Friday. It's a show about trust and how we are treated differently based on how we look and where we are from. Okay. Yes. Right. So Karen, tell us something about your experience here, and how did you find people of Karachi and all that? I love being here in Karachi. Okay. And this time I also have been exploring these tea cafes. I played Ludo the other day. So it's been Did really... you try? Yes. Biryani? Yeah. Okay. So
So this time I had also more time to actually be out and see more of the city. Because the other times I've been with the festival, so it happens so much at the World Culture Festival. Okay. But now I've been able to see more. Okay, so what are the insight? What are you doing for Dream Girl and what is all about? Tell us something about your play. Tell us something about the people. Are you doing solo? It's a solo show, yes. It's a solo show. And the show is based on that I followed Syrian refugees across Europe 10 years ago. Okay. And so I'm a documentary maker, and I ended up on the refugee track from Greece to Germany, where I got taken by the police, sent to court, and trouble with mafia. So the story is a tell stories from this journey and how I got treated differently when I was a blonde Norwegian woman and when I had the hijab on, and when my guys that I was traveling with, the one from Syria, they're so nice, and then they get treated differently because in Europe we don't have time, or we're not. Yeah. So how are you finding Karachi? Very well. I love But before Karachi. that, you were in India, no? Yes, Right. So, yes, okay. yes. So what was your project there? So I was doing the same actually. There I was Acha. working with stand-up comedians, mainly on comedy. And we had like an alternative comedy night at the comedy festival in Mumbai, or a comedy week. So the whole week was full of things. Okay. And right. then I was also performing Dream Girl. You are also performing Dream Girl. Yeah, I am also excited about that. Okay, Karen, best wishes for that. And हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएं और वहाँ पर देखें कैरन का सोलो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं. अच्छा, Karen, tell us something about the idea of Dream Girl. Where did you generate it? How did you find that? Okay, fine, I will do that. So actually, originally I made another show, like a just fun show with no message. Okay. And I was about to tour around the world last year, and the audience really loved it. But I felt like, in the time of war, I want to say something else, and I kept on thinking about my experience when I was traveling with the refugees and how this narrative of the others and don't speak to strangers and they are bad, and I couldn't stop thinking about these topics. Yes. So last minute last year, like right before I went to Australia on tour, I changed it completely, and I met a friend of mine. Her name is Elf Lines. She's a stand-up comedian in the UK. I went to her place and I was like, I have 6 pages of why do I He's write? also very creative. Yeah. He's also very creative. Yes. So you are here in Karachi, and we are really excited about that कि Karen यहाँ पर मौजूद है. So Karen, how did you find this collab? How did you find our talent? How did you find our theatre? So I feel the collaboration is very good. Okay. It's my 3rd time here. Yes. And now I start to get I was to right know that you are people. You are you completely are right. here. Yeah. So, No, it's great, and it's a great way where through theatre we can connect as cultures and as nations. And I can learn so much from the students there, Okay. as well as they're learning from me. So I feel like it's not like me teaching them. We are more exploring. What can be funny? How can we collaborate? Working together, exploring with each other, you know, Yes. learning and teaching and all that. So yeah, I think this is good thing. और इससे पहले जितने भी हमारे पास जितने भी इंटरनेशनल स्टार्स आते रहे उनके साथ हम यही बात करते रहे कि ये कोलैब होना चाहिए ताकि we learn each other culture, we learn each other talent, we learn from each other. अच्छा, what is your activities? What is your schedule here? So now I'm basically every day at Art Council teaching. Okay, right. And in the evenings, different people. So tonight I'm gonna go out for dinner with some people I made a show with in 2024. Okay. That is actors here, and then it's just to focus on that and the shows. Okay, so you're here, International Arts Residency Program. So tell us something about that program, that how it programs work. They call people from, they call international star. So tell us something about international. Yes, so Art Council contacted me 2 years ago now. Okay. And they have found some of the stuff I'm doing, and they asked, can you come so we can collaborate. So the first year I was here, the Norwegian Embassy also funded part of it, and so it's
like on the governmental side as well, they are very interested in collaboration. So we are hoping that we're going to make more in 2027. इंशाल्लाह Yes. इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और बात यही है कि चाहते हैं हम लोग भी यही है कि इंटरनेशनल स्टार्स आएँ यहाँ कोलैब करें और यहाँ बहुत अच्छे अच्छे जो थिएटर प्ले होते हैं वो प्ले करें। इसके अलावा हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ पर जो सीखना चाहते हैं उनको ये सिखाएं। सो व्हाट आर यू टीचिंग राइट नाउ, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन योर क्लास, एंड यू नो टेल समथिंग अबाउट द क्लास, योर टीचिंग स्टाइल Yeah. एंड यू नो पीपल रिएक्शन। So it's about 16 people. ओके So we are working on how to have fun on stage and be honest, you know. Okay. Because in society we tend to be nice and we are happy, हाँ but we want them to explore comedy through having fun. ओके। But I think I'm quite strict. Is it difficult to do a fun thing on I stage, think or so, you know, because we are adults, so we have learned to be correct and we have to have results. And we, but if you watch a child playing on the ground, they don't look for being good; they look for having fun. Okay. So that's what we are working a lot But on. because I personally believe that comedy is so difficult thing, you know, people need timing, you know what are you saying, or you know people always care about that. Okay, what other people will think about that? Yeah. So, is it difficult? So It's how you true. manage, how you maintain on that thing on stage? Yeah, it's true because you cannot practice alone in your living room. You need audience. You need audience. Which is very vulnerable because then you might also fail. But when it's not bad to be bad, you can do so much. But if you really want to be good, it kind of constrain you. So that's what we're working a lot on, to free them up, Yes. explore. So what is the working style? What is the difference? What you feel that in Norway people doing different thing, in Pakistan people doing different thing. So what's the difference, or what's the similarity between two of their cultures? So here it's a lot about text. I went to a theater school in France where we Okay. were 16 different nations. Okay, fine. And it's really a comedy school. Like, tons of comedians that is coming there to work with this one teacher called Philippe Collier. So I would say what we were working on there is how can you be funny through your humanity? How can you be funny through the global thing that is across associations? Because in my class with 16 different nations, not everyone So you work with different people, with different nations. Yes. Yeah. I think ये बहुत exposure देता है आपको, क्योंकि आप different लोगों के साथ बात करते हैं, different लोगों के साथ आपका जो है वो exposure होता है, वो different लोगों के साथ काम करते हैं. What are your upcoming projects? What are you thinking right now that you know I want to do this in future and all that? So I'm going to make a new show for next year. That's really great. Yes. In advance, best wishes. So yeah, so I'm going to LA in the autumn in order to start developing it, and then to India. And my plan is to start touring it in January next year in Australia, and maybe I can So come by when you here. are coming to Pakistan again? Yeah, maybe I come back in April. That would be great. That's really good. Yeah. Okay, okay. चलिए जी, शो में यह वक्त है ब्रेक का, so we'll take a short break here. उसके बाद वापस आएंगे, कैरन से करेंगे बहुत सारी बातें. वेलकम बैक। कैरन हमारे साथ मौजूद है और कर रहे हैं इनसे बहुत मज़े की बातें। अच्छा जी, कैरन जो है वो 65 मिनट तक अपनी सोलो परफॉर्मेंस देंगी स्टेज पे, थिएटर पे। सो मैं इनसे पूछती हूँ कि कैसे मैनेज करेंगी। कैरन, इज़न्ट डिफिकल्ट टू डू 65 मिनट्स सोलो थिएटर परफॉर्मेंस? आई नो यू आर एक्सपर्ट, बट यू नो It's really fun, but it is true. Like, I work out a lot in order to have cardio, to have energy to be present so much, because you cannot really go in your head and have a break when you're alone on stage. Right. But I also feel I'm not alone because I'm with the audience. Yes. And the audience, we are one group. We play together. We are having fun together. So how's the reaction of the people? They are listening about that. Okay, Karen is going to do that. You are here. You are teaching. So what's the reaction? What people are saying about you, and what do you think about them? Yeah. It is more necessary. People are very nice. I think what I come with is something people connect with. I spoke with one of the people from Arkansas yesterday, and he was saying, "Yeah, it's your show. It's the men and women and in all age enjoyed."
wow, and so That's really great. That's really great, and I really appreciate that. I'm glad that I can make something. They are appreciating you, they are liking Yeah. you. बात वही कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो भी इंटरनेशनल स्टार्स आते हैं ना, हमारे पास बहुत एक्सेप्टेंस है. हम उनका टैलेंट जो है वो शौक से देखते भी हैं कि भाई वो क्या परफॉर्म करने जा रहे हैं. इससे पहले भी जो ओपरा सिंगर आई थी उन्होंने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था. उससे पहले भी हमारे पास कई सारे ऐसे स्टार्स आए जो परफॉर्म करके गए हैं. फिर एक जापानीज सिंगर भी थे, एक दो और लोग भी थे. तो पाकिस्तान में बड़ी एक्सेप्टेंस भी है, अप्रिसिएशन भी है. और ये बड़ा अच्छा हुआ है कि लास्ट ईयर जो थिएटर फेस्टिवल हुआ था इसमें बहुत सारे कंट्रीज से लोग जो है वो एक ही जगह जमा हुए थे. दिस इज रियली गुड थिंग. यू लाइक सिंगिंग, यू लाइक सॉन्ग्स, I actually have what do you like two to- songs in my show, but Okay. I have a terrible voice. But But please sing a song for us. no, it's like so. Please. You hear my voice now. Okay. It's a bit husky Huh. now. No issues. No, like before I With was husky way more. voice you can even sing a yeah, song. Yeah. But so I was way more. So from I was 16 to 25, Huh. I didn't sing any songs. I was just miming. You know, when people are singing together, I was like, and then I operated my voice Okay. in order to make it less husky. Huh. Now, I have realized I have missed out of old songs. Like I don't know any songs because I've been miming my whole teenage to adulthood. So it's yeah. But if you want to see me sing, you have to come to the show. या ऑब्वियसली आपने जाना है और शो ज़रूर देखना है इनका. अच्छा जी ये बताएं कि when will you go for shopping, when will you go for outing in Karachi? I'm planning to go to a market in order Okay. to buy some So what's your clothes. favorite thing to buy here? I have 2 saris already. Okay. So I mean, but I'm too tall, so the saris are like, they are not really reaching the floor when I'm wearing them from here. So it's And you can buy sarees also. yeah, but I've been buying 2, and both of my saris are too small. I went to a wedding, and they were like, Karen, you have to have a long. Can you have to return back then? Yeah, yeah. And manage something else. And I think you can buy kameez shalwar also. Oh yeah. हाँ. Okay. That's a tradition one. और ये हमारा जो है कमीज शलवार जब आप वेयर करेंगी ना, so people will like it. Okay. Yes. So I will suggest you that to buy kameez shalwar from here. अच्छा, what do you like to eat here? I like to eat the food. I'm vegetarian, so I have the vegetarian version of biryani. And yeah, Did you try halim? Did you try samosa, pakora, friters? That's true, You know, yeah. plantain dumpling, yogurt sauce, and all that thing. Did you try I here? tried You that. know, And I we went have to very wide range of food. Yeah, I went to a place where there was some lady fingers and was a lot of very nice, yeah, very nice stuff. भाई भिंडियाँ भी हमारे यहाँ जो है वो बड़ी ज़बरदस्त बनाई जाती हैं, ऐसी बात नहीं है. शी लाइक ऑल्सो भिंडी, शी इज सेइंग कि मुझे बड़ा पसंद है. चलिए जी. अच्छा कैरन, टेल अस समथिंग अबाउट योर मोर प्लान्स हियर, हाउ लॉन्ग यू आर स्टेइंग हियर एंड व्हाट यू आर गोइंग टू डू दैट. So I'm staying here until Saturday. Okay, Because fine. I'm going to Cannes Film Festival next week. Okay, So that's then, great. yes, That's great. That's great. Because I write movies as well. So Okay. that's the. Huh. So yeah, no, the plan is to just focus on the show. I have a meeting a new technician from Okay. Arkansas, so I'm going to teach him the whole show, and we're going to prepare for that. Huh. So it will be the best show as possible on Friday. इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह. और ज़रूर आपका शो जो है बड़ा अच्छा जाएगा. कैरन, हाउ डिड यू फाइंड पाकिस्तानी पीपल इन आर्ट? Very, very good. Well, I'm lucky because I'm got to know Pakistan through Art Council, and it's so many creative people there, and so many different courses they can take, and so yeah, and people are so humble and so curious. You like Pakistani music, traditional music, Yes. folk music? Yeah. Okay, so is your favorite one? Ooh, I was at a concert on Saturday. Okay. Now I don't remember their name, but there Huh. were a whole bunch of people that turns out to be in the family, Huh. and that was at Art Council. They were playing Sufi music, and I didn't even remember the name. yeah, I don't remember. They look very cool. There was Okay. some older gentlemen that looked very cool, but it was like, yeah, children on the stage. It seemed like the whole family were playing. They were, yeah, very So, good. what do you want to say to those? They wanted to do the work in theatre, and they joined this field. They want to join this field. So, what's your message to them? People who are watching you. Yeah, I think if you want to join theatre, Huh. it's great to find people you have fun with.
And it's a beautiful way also, if you feel like you have something to say, it really opens a world where you can be free and where you get seen, rather than your grades. Or it's good with grades, but everyone is the same. With theater and art, you can be you and more, and you can see who you actually are, you know. So I think that's the beautiful thing with art. Right. So what's acting actually? What do you think about that? I feel with acting, we are all playing, you know. It's people when you're portraying a person. We are also kind of. It's all about psychology and how people are, and people are so strange. Like humans, we are so unpredictable also. Yeah, unpredictable, funny, weird, and you could dive into. And sometimes they are humble, sometimes they are unique, sometimes they are great people. Most of the time. Most of the time, yes. 100%. Alhamdulillah, I met always great people. Yeah, but it's true. Like most people I meet, and I've been traveling around the world. It's really nice. It's really nice. Yeah, so you are giving them. Telling their What do you think stories. about Pakistani talent? Great, yes. So, what do you think that Pakistani people can calibrate any other people of the country? They work in art field and traditional work. Yeah, I think the Pakistani people here they have really something special. Yes. So I kind of wish that there was theaters all over the country where they could go and connect with their own people, in across cities. That would be great. Okay, so what's your memories here? When you'll go back and tell to the people that, I was in Pakistan, people was like that, I have done that. So tell us something about that. So I normally tell people how I find people here in Pakistan very curious. Okay. And that is something that is... And busy also. And very busy. Yeah. And very busy also. It's not as bad as I thought, to be honest. Like, it's busy, but people also have time to go and have tea, and they have... When people are busy, but if I ask them something, they stop, and they're not like, no, later. Like, it is I think it is a big humbleness, at least of my experience. Yeah. And then I think also the playfulness at Arkansas, there's so many dance, so many musical, like it's so much art coming together. So, but I mainly know that part, and then I've been teaching some horseback riding in Lahore. That's my two fields. Right. Yeah. So it's third time that she's here. Your third time here in Karachi. So, what's your memories? I would say, well, to play Dream Girl, to be here. Yeah. To be here That's is a big very part, good memory. Yes. Yeah, and also, I would. Sometimes we go and you meet someone like just in the courtyard at Art Council, and I suddenly had long conversations with the people that They're sitting with each other, they're talking, they're telling each other's problem and all that. Yeah, and I get to, a lot of people, they come and speak to me, which is great. So I think a lot of the memories I have is and they accepted people large-heartedly, na? Yeah. Okay, you are coming from Norway. Okay, fine. Come sit. Okay, have coffee, have tea. So Pakistani अवाम जो है बड़े मेहमान नवाज भी हैं और बहुत ज़्यादा हम्बल भी हैं. आपने सुना ही होगा कि कितने सारे यहाँ से पाकिस्तान से जितने भी टूरिस्ट आते हैं, जब वो वापस जाते हैं तो बताते हैं कि भाई इनकी मेहमान नवाजी बड़ी ज़बरदस्त है. दे आर वेरी हम्बल एंड नाइस पीपल. तो कैरन हमारे साथ मौजूद है और कैरन से ना अब ये पूछते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए इनके पास स्पेशल क्या है. व्हाट आर यू टीचिंग to the students, a special thing about you think that that's missing here in our theatre? What do you think? What's the missing part, or what's the missing thing in I our think theatre? maybe, and I understand, but I think maybe this thing of daring to be vulnerable. Okay. And I think there is so much beauty in us creating a space that is safe. Okay. Where we can dare to be bad. Because I understand in a society where there's millions, like it's always a competition, and it's always, you have to be the best. But if you have to be the best, you also, know the route. You look at someone that's successful, want to be like them. Okay. But then you don't explore, because they are good in their way, but maybe you're great this way, Yeah. So by having this like resource. No one is perfect.
हाँ, No one is perfect, but you don't need to be perfect. You need to be you. You need to be you. Yeah, that's the great thing कि आपको perfect होने की ज़रूरत नहीं है. जो आप हैं आप ही रहिए. You need to be you. It's great thing. But what do you think that what thing can better in our theatre? What we can do more for our theatre? Yeah. I think it's room to explore for less verbal shows. There's a lot of shows with a lot of text, which is great, but it also it's an opportunity to also bring in more of You're the trying physical. to say that they need more reality basis show. Reality No, based show. that No, you're, you know, when you're talking, Huh. as the audience, I have to follow the text. right. But if you want the audience to relate it to their life, Huh. it's helpful if there's room where you don't speak, so they can to have time to connect it and yeah, that's how I'm doing it. Yeah, it happened with me. Oh yeah. Yeah, You know, because yeah. at once the theater is done, we go out, we look at our phone, or we grab some food, and we don't have time to reflect. Huh. So to create space in the theater where they have the time to watch something, that also gives me time to put that into my life. I think then it will make the experience even better in a way. Right. Right. ओके तो शी सेइंग कि यहाँ पर जो हमारे यहाँ थिएटर प्ले होता है वो बड़ा अच्छा है और लोग जो हैं बड़ा एक्सेप्ट भी करते हैं और जब कोई चीज़ प्ले की जा रही होती है तो जब वो आपको अपने आप से रिलेट करते हैं तो ये बड़ा अच्छा रहता है. यू आर डूइंग सोलो परफॉर्मेंस सो व्हाट्स द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट. व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट व्हेन यू डिसाइड दैट ओके आई एम डूइंग सोलो देयर यू नो आई विल डू दिस. So I wrote a list of things that changed my life, and one of them, or what is important for me. हाँ. So every summer when I was 12 to 15 years old, I went to a peace camp with children from all over the world, and we lived together for 1 month. And we were playing games, eating, telling stories. And through those camps, it's like a peace camp, I started to trust people. And I started to learn so much about each other. So I thought if I make that in the show, I can create a peace camp with the audience and we can get to know each other. And the idea behind this camp is that if you have friends from all over the world, you don't kill them. So my kind of goal is to make peace camps all over the world with the audience and make them become less strangers to each other. Maybe they become more curious, maybe they speak to each other after the show. ओके फाइन. थैंक यू वेरी मच कैरन फॉर कमिंग टू आवर शो. आपने अपना जो है प्रीशियस टाइम निकाला हमारे शो के लिए. चलें जी, कैरन से आपकी हमने मुलाकात करवाई, बात करवाई. ज़रूर हम ये जो इंटरनेशनल टैलेंट होता है इसको पसंद कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए और ये जब यहाँ पर आते हैं तो कोलैब करते हैं. फिर यहाँ से मुल्क से बाहर जब जाते हैं तो फिर बाकी लोगों को बताते हैं कि पाकिस्तानी जो टैलेंट है वो कैसा था. तो वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं होनी चाहिए और यही तो कराची शहर की रौनक है. चलिए जी, शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का. ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मिलवाएंगे आपको एक और पर्सनैलिटी से. स्टे विद अस. वेलकम बैक. तो भाई गर्मी शदीद है और ऐसे मौसम में अपने आप को कूल डाउन कैसे किया जाए, स्किन केयर कैसे की जाए, ये जो ओवरऑल इन्वायरमेंट है, ये जो हीट है, इससे कैसे बचा जाए, हीट स्ट्रोक से कैसे बचा जाए और क्या एहतियाती तदबीर जो इख्तियार की जाए, इस पर बात करने के लिए रानी आपा ने हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो. कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ. आप कैसी हैं गुड़िया? मैं बिल्कुल ठीक ठाक. ये बताइए कैसे बचा जाए हीट स्ट्रोक से, इससे बचने के क्या तरीके हैं, कौन कौन से ऐसे मशरूबात हैं जो पिए जा सकते हैं और क्या कुछ किया जा सकता है, क्या एहतियाती तदबीर है? हाँ बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि आजकल गर्मी अपने उरूज पर है और हीट स्ट्रोक अपने उरूज पर है और हर साल ये मौसम हमारे पास जरूर आता है और इससे बचना इंसान के लिए बेहद जरूरी है. सबसे पहले तो ये कि अपने लिए आप लोग एक जब तक ये हीट स्ट्रोक चल रहा है अपने लाइफ का एक शेड्यूल बना लें. 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक तेज तपती हुई धूप में घर से बाहर बिना जरूरी काम के ना निकले. अगर कोई ऐसी जरूरत है कि भाई जाना बहुत जरूरी है तो तमाम खवातीन हजरात बच्चे एक तौलिया एक कपड़ा कोई अपने सर से गर्दन तक गीला करके रखें
और एक गीला कपड़ा अपने साथ हर हाल में रखें कि अगर उन्हें बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, बहुत ज्यादा तेज धूप है, तो कम से कम अपने मुंह को और गर्दन को और अपने हाथों को, हथेलियों को बार बार उस गीले कपड़े से साफ करते रहें। इसके अलावा तेज रंग के कपड़ों से बचें, खास तौर से काला रंग, डार्क ब्लू, डार्क ग्रीन, तेज चिलचिलाते हुए जो कलर होते हैं वो धूप को भी अट्रैक्ट करते हैं, और खास तौर से ब्लैक कलर तो धूप की, सूरज की तमाम तमाज़त को कबूल कर लेता है। ऐसे मौसम में चाहिए कि इंसान ढीला लिबास पहने, पतला कपड़ा पहने और धूप से बचे। इसके साथ ही पानी का इंटेक जितना ज्यादा हो सकता है वो रखें अपने साथ, और घर से बाहर जाने से पहले कम से कम 1 लीटर की बोतल अपने साथ रखें, और जरूरत बेजरूरत, प्यास बेप्यास आपको ये पानी पीते रहना है। और माओ को चाहिए कि अपने घर में रोजाना नमक और चीनी का पानी, या अगर आपके लिए बनाना पॉसिबल नहीं हो तो ORS का इस्तेमाल अपने बच्चों को भी कराएं, अपने मर्दों को भी कराएं, और खवातीन खुद भी इस गर्मी और लू के मौसम में अपने आप को इस पानी से तैयार करें कि हम तैयार हैं हर तरह के मौसम का मुकाबला करने के लिए। सब्जियां और फ्रूट वो इस्तेमाल करें, जैसे खीरा है, ककड़ी है, और जनाब लौकी है, और फ्रूट्स में वाटरमेलन, मिलन यानी तरबूज, खरबूजा, आप कसरत के साथ ऐसे फ्रूट इस्तेमाल करें जो पानी से भरपूर हैं। और सुबह एक बात खास तौर से कहना चाहूंगी कि सभी जानते भी हैं, लेकिन गाही बगाही हम आपकी यादों को ताजा करते रहते हैं कि खास तौर से जब तरबूज खाएं, इस मौसम में तरबूज सभी खाते हैं और पसंद भी होता है। तरबूज का लाल हिस्सा हम लोग बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन अपनी तमाम बहनों से, बच्चियों से कहूंगी कि तरबूज खाने के बाद, लाल हिस्से को खाने के बाद छिलकों को हरगिज ना फेंकें। अच्छा। उसका व्हाइट हिस्सा उतार कर या तो आप उसकी चमचे के साथ, फोक के साथ आप खाएं, या सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि वो तमाम छिलके जो है उसको डबल करके ऐसे निचोड़े, वो सारा अर्क निकल जाएगा। व्हाइट जो पल्प उसके अंदर तरबूज के रेड छिलकों के बाद, रेड जो पल्प हमने खा लिया उसके बाद जो व्हाइट है वो आप जरूर अपने इस्तेमाल में रखें। ये पानी एक टॉनिक है और गर्मी का मुकाबला करने के लिए अक्सीर है। इसके अलावा लीमू का शरबत, लीमू का बहुत ज्यादा सिकंजीबीन का इस्तेमाल करें, सत्तू का इस्तेमाल करें, और आलू बुखारे का शरबत तो अपनी जिंदगी का मामूल बना लीजिए। अल्लाह के फजल से इस गर्मियों में धूप से भी और गर्मी से भी महफूज रहेंगे। और अगर इस मौसम में किसी को चक्कर आते हैं, मतली आती है, वॉमिटिंग्स हो रही हैं, बुखार हो रहा है, तो काइंडली वो तमाम लोग जो खुदा ना खास्ता इस मौसम का, इस बीमारी का शिकार हो गए, तो ऐसे लोगों के लिए आप फौरन चाहिए कि उनको साइड में लिटा दें और बर्फ को चूरा करके मलमल के कपड़े में लपेट कर छोटी छोटी सी वो बनाकर, पोटलियां बनाकर दोनों अंडर आर्म्स में रख दें, उनके बेली बटन में रख दें, अपने पाम्स में रख दें, और उनके पाँव को के तलवे जो है इस बर्फ के साथ सहलाए। अल्लाह के फजल से उसकी जो बीमार शख्स है उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। और अगर ऐसे मौसम में किसी का पसीना बिल्कुल बंद हो जाए और तेज बुखार है तो बिल्कुल ना घबराएं, और उनके हाथ पाँव पर, ये पाम्स पर और गर्दन पर, खास तौर से गर्दन पर, पाम्स पर, पैरों के तलवे पर और बैली बटन में सरसों के तेल में नमक मिलाकर इधर अच्छी तरीके से मसाज करें। और थोड़ी देर के लिए लू है, अगर लू की वजह से उनको बुखार हुआ है तो थोड़ी देर के लिए उनको एक हल्की सी चादर पहना दें। तो इस दवा के इस्तेमाल से अल्लाह के फजल से ऐसा अक्सीर होगा कि उस शख्स को पसीना आ जाएगा और तमाम बुखार सब कुछ खुद ब खुद निकल जाएगा। सही। अच्छा, ये बहुत अच्छी आपने रेमेडीज़ बताई हैं रानी आपा। इसके अलावा मज़ीद बताइए कि कुछ लोगों को ना गर्मियों में, जिस तरह से आपने अभी ये रेमेडी बताई, कुछ लोगों को गर्मियों में ना बुखार हो जाता है, तेज़ बुखार हो जाता है, और वो इसलिए होता है कि वो AC में बैठे हैं, फिर बाहर गए, फिर वो ज़ुकाम हुआ, तेज़ बुखार हो गया। तो जो गर्मियों का बुखार होता है ना, वो बहुत ज़्यादा सेहत के लिए हार्मफुल होता है। उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, और अगर हो जाए तो क्या फिर उसके लिए रेमेडी है?
मेरी गुड़िया रानी, मैंने यही बताया। हाँ। अच्छा, जब आप तपती हुई धूप से नहीं बाहर आए, आपने तो वो बताया, लेकिन मैं तो आपको मैं आपने जो बताया बिल्कुल ठीक है कि उससे बुखार उतर जाएगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि जो लोग बैठते हैं एसी में, फिर उसके बाद वो जाते हैं गर्मी में, फिर एसी में, फिर गर्मी में, तो ये जो ठंडा गर्म होता है इससे फ्लू होता है, उसके बाद बुखार हो जाता है। जब तेज बुखार चढ़ जाता है ना, तो फिर उससे बचने के लिए क्या रेमेडी है, और अगर कोई रेमेडी है तो जरूर शेयर कीजिए। नहीं तो अगर किसी की कंडीशन इस तरह से हो जाए, तेज बुखार हो जाए, तो क्या करें? जी जी। जब हम अपने घर में दाखिल होते हैं बाहर से तपती हुई धूप में से, फौरी तौर पर ठंडे पानी, जाहिर है हमारी जिस्मानी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, जी जी, तो फौरी तौर पर बहुत ठंडा पानी पी लेते हैं। वो तमाम लोग, मेरे बच्चे बच्चियां, मेरे बेटे, जब भी बाहर से आए, आपके जिस्म की डिमांड है, लेकिन जरा सी देर को अपने जिस्म को कूल डाउन होने दीजिए। अपने पसीने को आप गीले कपड़े से साफ करें और फौरी तौर पर वॉशरूम का रुख भी ना करें, ये जाके हम जल्दी से नहा लें। आपका बॉडी का टेम्परेचर उस वक्त बहुत ज्यादा हाई है। चले रानी आपा, इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं, बड़ी ज़रूरी डिस्कशन है, क्योंकि यूजुअली लोगों के मसाइल यही हैं। एक तो हीट स्ट्रोक, जिसके हवाले से उन्होंने बताया कि अगर इसमें आपकी बॉडी गर्म हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। दूसरा ये कि ये बड़ा कॉमन सवाल है कि लोग कहते हैं जी हमें गर्मियों में ठंडा गर्म हो जाता है, कि अगर हम घर में हैं फिर बाहर गए, हीट स्ट्रोक इज़ अनदर थिंग, बट ये इसमें जो कंडीशन होती है ना बॉडी की, उसमें आपका बॉडी का टेम्परेचर अप डाउन होता है। तो कुछ लोगों को तेज़ बुखार हो जाता है, और कुछ लोगों को नज़ला हो जाता है, और कुछ लोग बड़े लिथार्जिक फील करते हैं, उनका बीपी डाउन हो जाता है, और वो कहते हैं हमें चक्कर आ रहे हैं। इस बारे में बात करेंगे रानी आपा से, इससे कैसे बचा जा सकता है, एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो बात कर रहे हैं हम रानी आपा से कि हीट स्ट्रोक से कैसे बचा जाए, और काफ़ी मुफीद चीज़ें उन्होंने हमारे साथ में शेयर भी की हैं। इसके अलावा आप पूछते हैं उनसे कि जो ठंडा गर्म हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर अप डाउन होता है, और गर्मियों में नज़ला, गर्मियों में बुखार, गर्मियों में आप लेथार्जिक फील करते, डाउन फील करते, चक्कर आते हैं, इसका क्या हाल है? जी रानी आपा, कंटिन्यू कीजिए। जी मेरी गुड़िया, मैंने कहा कि जब हम बाहर जाते हैं तो हमारा बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। तमाम लोग जो बहुत तेज गर्मी से घर के अंदर दाखिल होते हैं, उनके जिस्म की डिमांड होती है तो फौरी तौर पर चिल्ड वाटर पिए या वॉशरूम जाएं और नहा लें। तो तमाम लोगों से मैं कहूंगी कि फौरी तौर पर ना बहुत चिल्ड वाटर पीजिए, और ना फौरी तौर पर ठंडे पानी से नहाइए या मुंह हाथ धोइए। उस वक्त चूंकि बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, लू लगने का अंदेशा होता है, और खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल में आपके जिस्म पर फालिश का असर हो सकता है। लिहाजा तमाम लोग जब बाहर से घर के अंदर आए, थोड़ी देर के लिए अपने पसीने को गीले कपड़े से साफ करके बॉडी टेम्परेचर को कूल डाउन होने दीजिए, और जब थोड़ा जिस्म की हालत बेहतर हो जाए तब पानी पीजिए, तब नहाने का, मुंह धोने का प्रोग्राम बनाइए कि अब आपको जो गर्मी की हिद्दत जो है इसमें कमी महसूस होगी। और वो लोग जिनको पसीना ना आने की वजह से बुखार हो जाता है, नज़ला हो जाता है, बहुत ज्यादा चक्कर आ जाते हैं, बाद लोग चकरा के गिर पड़ते हैं, बाद लोगों को वॉमिटिंग फील होने लगती है, और ना सिर्फ ये फील होती है बल्कि वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। ऐसे तमाम लोग, सबसे पहले तो बाहर जाने से पहले मैं एक आप लोगों से, माओ से दरख्वास्त करूंगी, अपनी बच्चियों से, कि जो बच्चे स्कूल गोइंग हैं उनके आप बैग के अंदर या उनकी पॉकेट में एक छोटी सी प्याज रख दीजिए बच्चों को बाहर जाने से पहले। और आप भी अपने पर्स में, अपने मर्दों की पॉकेट के अंदर एक छोटी सी प्याज रख दीजिए। अल्लाह के फजल की प्याज में एक ऐसी तासीर है कि आपके बच्चे, आपके मर्द, आपके तमाम घर वाले बाहर की लू से महफूज हो जाएंगे। इसके अलावा एक और मैं आपको इलाज बताती हूँ कि जब आप खाने के लिए बैठे गर्मी के अंदर, गर्मियों के मौसम में, तो अपने पास एक बोतल में सिरके के अंदर प्याज को काट कर भिगो दीजिए, खालिस सिरके के अंदर। उसमें प्याज को थोड़ा सा काट के आप डाल दीजिए, और 2-4 हरी मिर्ची, और खाने के अंदर ये सिरके वाली प्याज का इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह के फजल से, मौसमी असरात से आपका पूरा घर महफूज हो जाएगा। थोड़ी सी ये प्याज जो है जरूर आप इस्तेमाल करें गर्मी के मौसम में। पुदीना देखिए, जो कादिर मुतलक है, जिसने हमारा जिस्म जान बनाया, जो जिसने दुनिया बनाई, वो मौसम के लिहाज से आपके हमारे लिए तमाम फल, फ्रूट और सब्जियां पैदा करता है। बस हमें जरा सी मालूमात की कमी होती है, और हम लोग मौजूद हैं बनाने के लिए, तो अल्लाह के फजल से ये इस्तेमाल करें। खीरे का इस्तेमाल लाजमी करार दे लें अपने डाइनिंग टेबल पर, अपने दस्तरखानों पर। ककड़ी का
ये तमाम इस्तेमाल आप करेंगे तो अल्लाह के फजल से हर मौसम से इस खास तौर से इस लू के मौसम से आप महफूज रहेंगे। आजकल बहुत शिद्दत की गर्मी है और ऐसा लगता है कि जमीन और आसमान से आग निकल रही है। 11 बजे से 4 बजे तक गैर जरूरी काम की वजह से घर से बाहर ना निकले, कोशिश करें कि ये टाइम घर में गुजारें। जी अपना शेड्यूल ऐसा बनाएं। बिल्कुल ठीक कह रही है रानिया पर रोजाना ये जो एहतियाती तदाबीर है हम अपने प्लेटफॉर्म से अपने नाज़रीन को ज़रूर बताते हैं और रोज़ाना जो मौसम है उसकी शिद्दत क्या है उस हवाले से भी बताते हैं। अच्छा, अब गर्मियों में हमने हीट स्ट्रोक की बात कर ली, बुखार की बात कर ली और ये जो ठंडा गर्म होता है इस हवाले से भी बात कर ली। अब जो स्किन इन्फेक्शन है वो भी गर्मियों में जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपअप हो जाते हैं। जैसे कि अगर फ़र्ज़ करें किसी को फंगल इन्फेक्शन है तो वो हीट की वजह से, गर्मी की वजह से वो ज़रूर स्किन पे पॉपअप होता है। अगर तो वो उसके बॉडी या स्किन के अंदर मौजूद है तो फिर क्या होता है कि कंडीशन जो है वो वर्स्ट हो जाती है और लोग मुख्तलिफ तरीके अख्तियार कर रहे होते हैं, मगर क्योंकि उसमें स्वेटिंग हो रही है, वो गर्मी भी लग रही है, तो वो ज़ाहिर है वो मज़ीद उस फंगस को जो है वो फैलने में मदद फराहम कर रही होती है, गर्मी या वो पसीना और सारा कुछ। तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? और अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन हो रानी आपा तो डाइट में उसको क्या चीज़ें लेनी चाहिए? बिल्कुल आपने सही कहा कि इस मौसम में डाइट के लिए बिल्कुल आपने जो प्रॉब्लम बताए हैं, एक्नी का प्रॉब्लम, गर्मी दानों का प्रॉब्लम, जिस्म पे खारिश की प्रॉब्लम, एलर्जी का प्रॉब्लम, बिल्कुल ये सारे इस मौसम की पैदावार है। सबसे पहले हम बात करते हैं खाने पीने की। खाने पीने में जैसे मैंने आपको बताया कि खरबूजा, तरबूज यानी वाटरमेलन जो अल्लाह पाक ने पानी से भरा हुआ और गर्मी से मुकाबला करने के लिए ये फ्रूट दिए, ये जरूर खाएं। खीरा, ककड़ी, ये हमारा मैदे को अंदर से ठंडा कर देंगे और अंदर की आग बुझा देंगे। इसके अलावा एक गिलास सत्तू का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करें। मशरूबात का इस्तेमाल, ड्यू अनड्यू आप पानी का इस्तेमाल करते रहें। हर आधे घंटे के बाद 1 गिलास पानी पीना अपना मामूल बना लें, चाहे प्यास है या नहीं है। और ORS का इस्तेमाल बहुत ज्यादा रखें, नमकियात की कमी मत होने दीजिए। इसके साथ ही आपको एक और बात बताऊं कि वो लोग जिनको एक्नी का, जो गर्मी दानों का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, खास तौर से छोटे बच्चे, उनकी बर्दाश्त नहीं होती है उनकी ये एलर्जी, गर्मी दाने बड़ों को भी हो जाते हैं जो बाहर ऑफिस जाते हैं, बाइक पर सफर करते हैं तेज धूप की वजह से, उनके लिए एक इलाज बता रही हूँ। आप नोट कर लीजिए, अल्लाह की फजल से ये गर्मी दाने हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। क्या करना है, ये साबुत सुर्ख मिर्च होती है जिससे अमूमन हम नजर उतारते हैं, भगारों में इस्तेमाल करते हैं। एक छोटी साबुत सुर्ख मिर्च के दाने निकाल लीजिए और जो उसके बीज होते हैं 1 गिलास पानी के अंदर एक छोटी मिर्च के दाने जो बीज है वो भिगो दें रात को और सुबह नहार मुंह अपने पूरे घर को ये पानी छाने और इसका जो पानी है उसके बीज फेंक दीजिए और जो पानी है सबको उनके पानी के अंदर डालकर 1-1 चमचा, बच्चों को भी, बड़ों को भी, खुद भी आप पिए तो। और जिसको बहुत ज्यादा गर्मी दाने हैं उसको तो खास तौर से जितना ज्यादा पिला दे रोजाना के हिसाब से, अंदर उसके जिस्म जान भी ठंडक हो जाएगी। और खास तौर से वो लोग जो जिनको इस मौसम में एलर्जी हो जाती है, खुजा के थक जाते हैं और जिस्म से खारिश नहीं जाती, वो तमाम लोगों के लिए इलाज बता रही हूँ कि बनफ्शा का आपने नाम सुना होगा, बरगे बनफ्शा के नाम से, यानी बनफ्शा की पत्तियां आती हैं, बहुत सस्ता जड़ी बूटी है ये। 1 मुट्ठी बनफ्शा की पत्तियां लें और 1 गिलास पानी में अच्छी तरह इसको पका लें। पकाने के बाद इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दें और जिसको खास तौर से एलर्जी है उसको दिन में कोई नहार मुंह या पेट भरे टाइम नहीं है, ये पानी जब रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाए तो 1 कप पानी, जिसको बहुत सीवियर एलर्जी है, चाहे उसके खारिश है, दाद है, फंगस है, एलर्जी है, मोटे मोटे दाने हो गए हैं, एक्जिमा हो गया है, स्किन का कोई भी प्रॉब्लम हो गया है, तो ये 1 कप छानकर जब रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो जाए, कुछ नहीं मिलाना, अगर मिलाना चाहते हैं तो मिला लें चीनी, गुड़, लेकिन सादा 1 कप ऐस दवा पी लें रोजाना 11 से 14 दिन। अल्लाह के फजल से ये एलर्जी खत्म हो जाएगी। वो बच्चे बच्चियां जिनको एक्नी का प्रॉब्लम है वो नीम, जो कि हमारे घर का हकीम है, वो नीम ले और नहाने में नीम के पत्तों का पानी पकाकर उससे नहाए। और जिनको एक्नी का प्रॉब्लम है नीम के पत्तों को पीस कर, उसके अंदर जो नीम के पत्ते हैं साबुत, उनको ले ले, धोकर बहुत अच्छी तरह पिसाए भी बाजार से पाउडर मिल सकता है, लेकिन ताजे की बात ही कुछ और होती है। उसको आप पीस लें, किसी के घर अगर सिलबट्टा है तो आप उसके साथ ही उसको अच्छी तरह से पीस के उसका अर्क निकालें और उसके अंदर थोड़ा सा बेसन यानी
बेसन उसको थिक करने के लिए है या जौ का आटा है, इसका मिक्स करके पेस्ट बनाकर पानी हमें चाहिए नीम का, उसके ऊपर मिलाकर अपने चेहरे पर 10 से 5 मिनट तक, इतनी देर तक कि जितनी देर तक आप मास्क लगाएं और वो खुश्क होने लगे। जब वो खुश्क होने लगे तो अपने हाथों को गीला करके, बेहतर ये है कि बहुत ज्यादा फायदेमंद उस सूरत में भी हो सकता है कि अगर आपके पास नीम का थोड़ा सा भी अर्क मौजूद है तो अपने हाथों को नीम के अर्क से गीला करके अच्छी तरह मसाज करें। अगर दाने फट जाते हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं फटे तो वो वहीं सूखना शुरू हो जाएगी अल्लाह के फजल से। और ये जो दाने होते हैं एक्ने, ये चेहरे पर भी होती है, चेस्ट पर, बाजुओं पर और बैक पर भी होती है। हर जगह आप इस इलाज को करें, अल्लाह के फजल से इसी गर्मियों में आपको एक्ने से भी निजात मिल जाएगी। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चले जी 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 कंटिन्यू कीजिए रानिया पर, क्या कह रही हैं? जी जी बोलिए। इसके अलावा अगर किसी को सर में फंगस हो गया है, जी जी, और सर में दाने हो गए हैं ये सारा, हाँ। तो उसको नीम के पके हुए पानी से दिन में 2 बार, एक सुबह उसका सर धुलवाएं और एक शाम को उसके साथ, इस पानी के साथ जो भी शैम्पू इस्तेमाल करें, पानी नीम के पत्तों का हो, इससे सर धुलवाइए। अल्लाह के फजल से ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। स्किन की बीमारियों के लिए नीम से बेहतर मैंने आज तक अपने आप को इलाज नहीं पाया। चलिए जी, बहुत शुक्रिया रानिया आपा, आपने अपना कीमती वक्त हमारे शो के लिए निकाला और बहुत मुफीद बातें की। जितनी भी रेमेडीज़ रानिया आपा बताती हैं ये बड़ी बेनिफिशियल रेमेडीज़ हैं, ज़रूर आप अप्लाई कीजिए। और ये गर्मी का जो सीज़न है, ये जो अभी हीट वेव का पूरा ड्यूरेशन है, इसमें आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। और डेली बेसिस पर हम आपको बताते हैं, डेली बताते हैं कि आपने एहतियात करनी है, गैर ज़रूरी बाहर नहीं निकलना है, पानी की बॉटल अपने साथ रखनी है, प्याज अपने साथ रखनी है। इसके अलावा जो भी एहतियाती तदबीर आपको बताई जाती हैं वो ज़रूर आप फॉलो करें, क्योंकि आप हीट वेव का अगर शिकार हो जाएंगे तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ पे इसका बहुत ख़राब असर पड़ेगा और आपको फिर रिकवर करने में टाइम लगता है, आपकी इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाती है। तो अपना लाइफस्टाइल जो है वो हेल्दी रखें, सेहत का ख्याल रखें, मौसम के अकॉर्डिंगली अपनी एक्टिविटीज़ रखें। कहीं आना जाना भी है तो उस हिसाब से प्लान करें जब आपको लगता है कि नहीं ठीक, जिस दिन गर्मी कम है या मौसम जो है वो बेहतर है। चलिए जी, आज के शो से फ़िलहाल ही इतना ही। आज का शो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा हमारी इस सोशल साइट पर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखना मत भूलिए। सी यू लेटर।